हेलो बच्चों। नमस्ते। कुछ बच्चों या इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल होता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते, स्पीड काफ़ी कम है, या जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो जो गिवन टाइम इंटरवल होता है उसमें पेपर्स नहीं सॉल्व हो पाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो उसे सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, आज बेसिकली हम लोग इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मिला, उस क्वेश्चन का जो सबसे पहला पार्ट है एग्जाम में सॉल्व करने का या प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व करने का, दैट इज रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन को आप देखें, उसको आपको लाइन बाय लाइन सॉल्व करने होते हैं या लाइन बाय लाइन आपको रीड करने होते हैं। तो लेट्स से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास 4 से 5 लाइन का दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, given question is let's say कि we have a circular disk जिसका mass and moment of inertia दिया हुआ है and it is rotating about its center। ठीक है। तो आपने पहले जो लाइन पढ़े उसमें आपका पहला टारगेट क्या होता है, इसमें से गिवन डाटा क्या क्या है। तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो बड़े आराम आराम से एक लाइन जैसे ही आपने पढ़ा उसमें से गिवन डाटा को आपको एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल जो भी अभी हम लोग ने बात की उसमें से गिवन डाटा क्या आ सकता है, तो आप नीचे लिख लीजिए गिवन डाटा। गिवन डाटा आपने जैसे ही लिखा गिवन डाटा, अब वहां पर लिख लीजिए लेट्स से अगर कोई मास दिया है केजी में, तो आप केजी में उसकी यूनिट के साथ लिखेंगे। अगर वो ग्राम में है तो ग्राम में यूनिट के साथ लिखेंगे, एंड ऐसा ही यूनिट भी साथ में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम अगर रेडियस मीटर में है तो आप रह देंगे मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहने देंगे। ठीक है। पहला पार्ट वो हुआ। अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार बच्चे इसे कहानियों की तरह पढ़ना चाहते हैं। तो अगर कहानियों की तरह आप इसे पढ़ेंगे तो वो कभी भी आपके लिए वर्कआउट नहीं करने वाला। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना है कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 1 से 2 टाइम्स में आपका सारी बातें आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। क्या उसमें पूछा जा रहा है वो भी आपने लिख दिया है। ठीक है। तो पहले लाइंस पढ़ा जिसमें गिवन डाटा जो जो था आपने लिख दिया वन बाय वन। अब उसमें से पूछा क्या है वो लिख दीजिए। तो चाहे लेट्स से जो हमारा क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था कि एक मास डिस्क का रेडियस आर वगैरह वगैरह दिया हुआ था, रोटेटिंग अबाउट ओमेगा। अब सडनली टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस जेंटली, ठीक है, ऑन इट्स पेरीमीटर और जो भी आउटर एज बोल दिया हो, वहां से आपसे पूछा जाएगा कि नया ओमेगा निकालिए। तो क्या पूछा है वो देख लीजिए। तो ओमेगा फाइनल आपसे पूछा है, वो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अच्छा, अब कभी भी सवाल बनाते हैं बेटा, जो भी लाइन आपने पढ़ा तो एक बार में जो गिवन डाटा है वो आ रहा है। अब दूसरी बार अगर आपको सवाल पढ़ना तो वो सवाल का डायग्राम बनाइए। तो जैसे कि हमारे पास इस एग्जांपल में लिया गया था कि हमारे पास एक डिस्क है, तो आपने डिस्क ड्रॉ कर लिया, और डिस्क ड्रॉ करने के बाद आपने यहां से सेंट्रल एक्सेस इसके बना दिए। इसके बाद आपने इसका मास साइड में एंड आर की वैल्यू लिख दिया। ठीक है। ऐसा क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि कई बार जब हम लोग गिवन डाटा से सवाल लिखते हैं तो हमारा दिमाग उतनी अच्छे से काम नहीं करता जितना कि अगर डायग्राम के फॉर्म में सवाल हो तब काम करता। सर बात नहीं समझ में आई। ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि ब्लॉक ऑफ मास एम is placed on a rough ground is placed on a rough ground, a force F act at an angle of 60 degree, act at an angle of 60 degree, coefficient of the friction given is this much। ठीक है। अब अगर मैं यही सब बातें इस डायग्राम में लिखूं तो मुझे ये सवाल बनाने में थोड़ी ज्यादा हेल्प होती है, और बहुत सारे बच्चों से देखा है कि अगर डायग्राम के फॉर्म में है तो चीजें उन्हें जल्दी से सॉल्व करने में पता होता है, क्योंकि अब इसमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगने वाला है, तो आप यहां से काम निकाल सकते हैं नॉर्मल कहाँ लगने वाला है। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट हमें लाइन बाय लाइन हो तो उससे सवाल सॉल्व करना, और अगर वो डायग्राम के फॉर्म में हो तो उससे सवाल सॉल्व करना, ये दोनों में फर्क होता है। तो यहां पर आपको हेल्प हो जाता है। ठीक है। तो हमेशा 2 पॉइंट जो क्वेश्चन रीड करने के साथ हमारे पास क्या क्या है, पहला गिवन डाटा लिखना, दूसरा गिवन डाटा में जो भी चीजें हैं उसको आप यूनिट के साथ लिखेंगे तो विथ यूनिट लिखा होना चाहिए, विथ यूनिट लिखा होना चाहिए प्रॉपर। आप ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करना ये पता होना चाहिए, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर वगैरह वगैरह अपने को पता होना चाहिए। क्या पूछा गया है ये हमेशा लास्ट वाले लाइन, 1 या 2 लाइन जो होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि उसमें पूछा क्या गया है। तो जो भी पूछा गया उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद वो सवाल का डायग्राम, तो उस सवाल का डायग्राम आप सेकंड टाइम जब जा रहे हो या फर्स्ट टाइम पैरेलली भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा पैरेलली आप ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है। आइए, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब अगले पार्ट में चलते हैं। अब सर ये बात तो लिख ली, पूछा क्या था लिख लिया, अब क्या किया जाए। तो अब आपको पता करना होगा कि कौन कौन से कंसेप्ट इसमें यूज हुए हैं। अच्छा सर,
ठीक है, तो चलो अभी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया उसी बात पे आते हैं। तो फ्रिक्शन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट्स से। तो फ्रिक्शन वाले एग्जाम्पल में या कुछ नया ही कर देते हैं, क्योंकि लगेगा कि नया नहीं कुछ समझ रहे, तो चलो नया एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपने फ्रिक्शन के में ही एक सवाल पढ़ा होगा जिसमें एक केस आता है कि एक टैंक है, ये टैंक सिलिंड्रिकल आकार का है या इसका शेप सिलिंड्रिकल है, और यहाँ पर ये टैंक कितने ओमेगा से घूमे सो दैट एक चीटी जो कि इसकी पेरिफेरी में चिपकी हुई है वो नीचे ना गिरे। ठीक है, तो आपको अब सवाल डायग्राम में हम लोगों ने बना लिया, पहला पार्ट हो चुका है हमारा। तो सवाल जैसे ही बोला मास वगैरह पता है हमें, ये रोटेट हो रहा है, तो इसका ओमेगा पता चल गया। अब समझो कि यहाँ पर कौन कौन से कंसेप्ट हमारे पास यूज होने वाले हैं। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये सवाल किसका है। जैसे ही बोला गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सर लॉज ऑफ मोशन, क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए ये NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से है। इस चैप्टर के कौन से टाइप में है, तो अब यहां से चैप्टर में है। क्यों बेटा ऐसा क्यों जरूरी है, ये ब्लॉक डायग्राम्स बहुत जरूरी होते हैं जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी चीजें एक सेल्फ वाइज बनी हुई है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, जो मेमोरी है हमारा, उसको आपको एक्सेस करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एड्रेस कौन सा है। तो आपको दिमाग में पता होना चाहिए भाई फिजिक्स का टॉपिक है, तो फिजिक्स वाले सेक्शन में जाओ। फिजिक्स में गए, वहां पर आप कौन सा होगा, एनएलएम वाले पोर्शन में जाना है, तो आप एनएलएम वाले पोर्शन में जाइए। एनएलएम में क्या है भाई, क्योंकि एनएलएम में एक बात तो नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो कौन से पार्ट में जाना है, फ्रिक्शन में जाना है सर, बहुत ही बढ़िया, फ्रिक्शन वाले पार्ट में जाना है। अच्छा सर, तो अगला काम आएगा मेरे पास फ्रिक्शन में जाना है। अच्छा सर, फ्रिक्शन में चला गया, अब कौन से पार्ट में जाना है सर, फ्रिक्शन बैलेंस हो रहा है, मतलब फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो फोर्स बैलेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस, फोर्स बैलेंस। ठीक है, एफ बी, वो वाला एफ बी नहीं, फोर्स बैलेंस। ठीक है, अच्छा फोर्स बैलेंस हो गया सर, फोर्स बैलेंस तो पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, तो फोर्स बैलेंस में हमें पता होना चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो अगर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो स्यूडो फोर्स लगने वाला। स्यूडो फोर्स क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि आपको फ्रिक्शन फोर्स कौन कौन से, तो फॉर्मूला कौन कौन से यूज होने वाले हैं बेटा, तो यहां पर दो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं। ठीक है, एक तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg वाला फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला हमें यूज होना है। दूसरा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि मूविंग रेफरेंस फ्रेम में आता है, या फिर स्यूडो फोर्स के एक टाइम पे हम लोग लिखाते हैं, तो उस टाइम पे आप m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। ठीक है, अब जैसे ही ये दो बातें पता चल गई तो हमें पता चल गया ये दोनों इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप क्या हुआ था, दूसरा स्टेप हुआ था कि आप जो भी कंसेप्ट को पढ़े हैं उसको आपको ब्लॉक वाइज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप रे ऑप्टिक्स के सवाल में जा रहे हैं जिसमें एक लेंस दिया है, लेट्स से लेंस को आधा पोर्शन से कट कर दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो आपको पता होना चाहिए रे ऑप्टिक्स आया है, रे ऑप्टिक्स में कहाँ जाना है, लेंस में जाना है। लेंस में कहाँ है कि लेंस को कट कर दिया गया, कट करने से क्या चेंजेस होंगे, कैसा कट किया गया था, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल, वो सब पता होना चाहिए अपने को। तो आपको कौन कौन से कंसेप्ट यूज होने वाले हैं वो ब्लॉक्स वाइज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इन सब बातों को आप एक दिन में नहीं आने वाला है, ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, करना क्या है, अभी तक पहली बात है मैं क्वेश्चंस को आराम आराम से पढ़े, क्वेश्चंस को पढ़ लिया, क्वेश्चन को आप पढ़ने के बाद उसमें गिवन डाटा पैरेलली आप गिवन डाटा लिखिए, आप उसमें क्या पूछा गया है वो बातों को लिखिए, उसके साथ हो सकता है तो पैरेलली आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। फिगर को ड्रॉ कर लिया, सेकंड स्टेप क्या आता है हमारे पास, कि सेकंड स्टेप आता है कि कौन कौन से इसमें कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, तो उन कंसेप्ट पे चर्चा करने के लिए, तो कंसेप्ट में कौन सा जाना है, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर में कंसेप्ट कौन सा है, कंसेप्ट का पार्ट कौन सा है, अब उन पार्ट में फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होने वाले हैं। मान लो बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट वहां पे लग गए हैं, जैसे यहाँ पे स्यूडो और ये दोनों इस्तेमाल हुआ है, तो अगर बहुत दो तीन सवाल या दो तीन कंसेप्ट लगे हैं तो आपको इन पैरेलली सारे इसमें आ जाना होगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर वाइज भी आपको देखने होंगे। डन, चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। अब यही बात है कि मल्टी जो हमारा सवाल है उसमें कोई एक कंसेप्ट से काम बन गया है या वहां पर मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए, तो अगर बेटा मल्टीपल कंसेप्ट यूज हुए तो आपको फिर से सारे के ब्लॉक्स वाइज जाने पड़ेंगे। ठीक है, सारे एक ब्लॉक एक ब्लॉक एक ब्लॉक। मान लो रे ऑप्टिक्स में वेलोसिटी वाला जो सवाल आता है कि एक लेंस रखा हुआ है या मिरर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो बताइए कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इमेज कितना, विथ रिस्पेक्ट टू लेंस कितना होगा, या वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस कितना होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितना होगा। तो ये
अगर मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हैं तो एक कंसेप्ट कहां से गया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दूसरा कंसेप्ट कहां पे, सॉरी, एक कंसेप्ट गया रे ऑप्टिक्स का, दूसरा कंसेप्ट गया हमारे पास, ठीक है, मोशन का। दूसरा कंसेप्ट इसी में आता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात ही हुई तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी आप याद कर सकते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम हुआ करता था केसेस में, और पेंडुलम में अगर आप दो पेंडुलम है, चार्ज दे दिया तो बताइए इंक्लिनेशन कितना होगा, ठीक है। या एक चार्ज बॉडी पे, एक नीट में भी सवाल आया हुआ है कि चार्ज का बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया गया तो एक्सेलरेशन बताइए, टाइम बताइए, कब घूम जाएगा, फील्ड डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। तो ये सारी बातें अगर मल्टीपल कंसेप्ट यूज है तो हम लोगों को वो ब्लॉक्स 3 बार बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या सर हर बार 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 ड्रॉ करना, नहीं भाई, ये प्रैक्टिस के लिए, जैसे ही प्रैक्टिस आने लगे तो ये सब चीजें आपकी फास्ट हो जाएंगी। प्रैक्टिस कितना करना है बेटा, एटलीस्ट आप अगर जेई के स्टूडेंट हो तो 25 ईच सब्जेक्ट ईच डे आपको करना ही है, दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं। नीट में है तो आप उसी हिसाब से समझ लीजिए कि 50 और इधर 100 है, तो एक एक घंटे का ही ये प्रैक्टिस का टाइम होता, उतना ही आपको करना है। अब जब 2 स्टेप हो गए तो तीसरा वाला जो आता है आपके पास, वो आ जाता है थर्ड टाइप, जो आता है आपके पास कैलकुलेशन का पार्ट। तो कैलकुलेशन के पार्ट में क्या करना होता है बेटा, जैसे ही आपने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद देखें कि कैलकुलेशन, अब यहां पर दिक्कत ये होता है कि कई बार बच्चा जाता है जल्दी में और अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं है तो वहां पर मिस्टेक आता है। उसके बाद डिविजन्स लेने में, अप्रोक्सीमेशंस लेने में, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ये गलत कर सकता है। तो जब भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट पे थोड़ा आसानी से जाएं। ये कैसे पता चलेगा सर, एक दिन में बेटा ये नहीं पता चलना है। तो आप जो भी अभी तक टेस्ट एनालिसिस कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, उन टेस्ट के पेपर जब आप घर पे जाकर सॉल्व करते हो तो उसका एक एनालिसिस बनाइए। एनालिसिस कैसे बनता है सर, सपोज मेरे पास 25 जेई के लिए ही बात करें या चलो नीट, दोनों के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर मैं जेई में बात कर रहा हूँ तो जेई में सर मेरे पास 25 क्वेश्चंस थे, 25 में से सपोज मेरे से 15 क्वेश्चन बने हैं और 10 क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है। तो घर जाकर आप जब भी घर जाते हैं तो ये सारे 25 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 15 क्वेश्चन तो बन गए, ये 10 क्वेश्चन जो नहीं बने तो उसमें देखिए कि मान लो 15 में से चलो 12 बन गए थे, 3 गलत हुए थे। तो जो 3 गलत हुए थे वो गलत क्यों हुए थे, क्या आपने उसमें कैलकुलेशन गलत किया था, कंसेप्ट गलत लगाया था, फॉर्मूला क्लिक नहीं हुआ था। तो ये सारी रीजन वहां पे होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए वो क्यों नहीं अटेम्प्ट किए, क्या वो चैप्टर आपने कवर नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब भी आप नंबर वाइज, 1 नंबर में मान लो मैंने फॉर्मूला गलत लगाया था तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा गलत हुआ था, तो फॉर्मूला मैंने गलत लगाया था तो वहां पे लिखिए फॉर्मूला गलत लगाया था, ठीक है। तो इसका आपका एक पर्टिकुलर बुक होना चाहिए और उसी बुक को आपको बाद में रेफर करना है। जैसे जैसे ये सारी बातें आप लिखते चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे से ये गलतियां हो रही हैं, तो उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में अगर कहीं फॉर्मूलेज में आपने फॉर्मूला ठीक लगाया था, कैलकुलेशन वाले पार्ट में गलती किए थे, तो वहां पर भी कर सकते हैं। आइए फिर आते हैं नीट में। नीट में भी सेम, अगर हमारे पास 50 क्वेश्चंस थे तो 50 में मान लो 30 मेरे से बने हैं, 20 नहीं बने हैं। तो 30 में से कितने सही बने हैं उस पे जाइए। तो 30 में से अगर मेरे पास सपोज 25 सही बना है और 5 गलत बना है, तो 5 गलत क्यों बना है उस पे जाइए। चैप्टर्स नहीं थे, अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक था, फॉर्मूला मिस्टेक था, कंसेप्ट याद नहीं आया था, ये सारी बातें वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो उन सब में देखेंगे आप कि बहुत सारे बच्चों का ये ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है कि वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गए हैं, जल्दी कर दिया था, टाइम नहीं मिला था, या पेपर को लास्ट में सॉल्व कर रहे थे जिसके कारण जल्दी में गलत हो गया, या तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो सबसे कॉमन दिखता है कि आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह में गलती कर दिए थे। तो वो सारी बातें यहाँ पर आपको अपने पेपर्स में लिखिए और देखिए हो कि कहाँ गलती कर रहे हैं। तो अब अगर क्विकली समराइज किया जाए आज के पूरे कार्यक्रम को, तो हम लोग क्या क्या काम किए कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है। मुझे तो क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन अगर वर्बल के फॉर्म में या स्टेटमेंट फॉर्म में है तो आप वहां पर पढ़िए, और जो भी आपने पढ़ा है उसको क्या करें, डायग्राम के फॉर्म में लिखें, गिवन डाटाज को लिखें। गिवन डाटा आपका हो गया, गिवन डाटा लिखने के बाद आपको सवाल में, गिवन डाटा जब लिखा तो यूनिट के साथ लिखना है आपको, तो यूनिट के साथ लिख लिया, बहुत बढ़िया। जैसे ही यूनिट के साथ आपने लिख लिया, उसके बाद यूनिट का कन्वर्जन अगर करना है तो कन्वर्जन के बाद में जाइए कि कन्वर्जन के फैक्टर्स को देख लीजिए आसानी से। चलो बहुत बढ़िया, कन्वर्जन का फैक्टर भी सर हो गया। तो अब अगला क्या करना है मुझे, क्या सवाल में पूछा गया है, तो जो भी सवाल में मुझसे पूछा गया है वो भी वहां पे लिख लीजिए। अब इस सवाल को लिखने के बाद अगर आपने सवाल पढ़ा है उसी टाइम में डायग्राम रिक्वायर्ड है तो आपने पैरेलली डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, क्योंकि
इससे हमारे पास फिर बाद में वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की झमेला नहीं रहेगा, ये बात ही गायब हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें वो ब्लॉक डायग्राम्स बनाने हैं अपने दिमाग में कि कौन कौन से इसमें कंसेप्ट यूज हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा सर? वो फॉर्मूला ही चीख चीख के आप जब लिखोगे ना कि मुझे ये फाइंड करना है, तो वो चीख चीख के बोल रहा होगा भाई कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जैसे ओमेगा फाइनल का अगर मैंने एग्जांपल लिया, या वो ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया, फ्रिक्शन वाला केस जो था कि फ्रिक्शन, तो आप देखेंगे कि पुलिंग फोर्स कौन सा है मेरे पास, तो एफ का एक कंपोनेंट है, उसको पीछे बैलेंस कौन करेगा? तो बैलेंस पीछे करने का काम है फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा। तो यहां पर बताएगा कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाओ भाई, और उधर दूसरा फोर्स का इक्वेशन, या फोर्स को आप प्रोजेक्शन ले लो, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल वहां पे। तो जब आप ये बातें लिखेंगे कि क्या पूछा गया है, तो उसके रिलेवेंट कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो क्लिक होंगे। वो कहां से क्लिक होंगे? उस ब्लॉक वाले से क्लिक होंगे। ठीक है सर, ये दोनों बात हो गई। अगर मल्टीपल कंसेप्ट यूज है, तो मल्टीपल कंसेप्ट यूज है तो क्या करेंगे, हम फिर से दूसरे चैप्टर में जाएंगे और उसके कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं वो दिमाग में लाएंगे। ये दोनों बात हो गया। तब हमारा थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप जो है वो है कैलकुलेशन का। ये कैलकुलेशन आता है तो सवाल को आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आप आराम से करें, जब भी होता है कैंसिल करना है, पावर शिफ्टिंग है, डेसिमल को कन्वर्ट करना है, यूनिट को कन्वर्ट करना है, ये सब काम पहले कर लीजिए यूनिट कन्वर्जन का। अगर यहां पर आपको पावर शिफ्ट करना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जा रहा है, तो इस बातों पे थोड़ा ध्यान करें। और अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, अभी से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई हो या नीट हो, इससे आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज का कार्यक्रम यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।